दोस्तों ये स्टोरी का 7वां भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वायु धैर्य से नहीं मिला। धैर्य ने भी इस बात से ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर कंपनी का बॉस उससे क्यों ही मिलेगा। इस बीच धैर्य पर काम का लोड बढ़ते ही जा रहा था। आज ऑफिस में सारे स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी गई थी। बड़े से हॉल में कई सारी सीट्स रखी थी जहां सारे एम्प्लॉय और एग्जीक्यूटिव बैठे थे। स्टेज इस समय खाली था। धैर्य ने अपने बगल में बैठी लड़की से पूछा, हम सबको यहाँ हॉल में क्यों बुलाया गया है। उस लड़की ने कहा, यहाँ पर हमारे कंपनी के सीईओ और बाकी मेंबर सबके काम को अप्रिसिएट करने के लिए स्पीच देते हैं, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है तो उसके बारे में अनाउंसमेंट भी यही होती है। वायु सर की फैमिली इसमें शामिल होती है। वह दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी स्टेज पर कुछ लोग आए। धैर्य ध्यान से स्टेज की तरफ देखने लगी। उसने देखा एक औरत जिसने सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी, वह बहुत ही सलीके से स्टेज पर चढ़कर आई। वायु उनका हाथ पकड़कर आ रहा था। उनके पीछे एक आदमी था जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। उन तीनों के स्टेज पर आने के बाद उम्रदराज महिला भी ऊपर आई जो किसी रानी की तरह दिख रही थी। उनके साथ तेजस भी था, साथ ही कंपनी के कुछ हेड भी। वह सब आकर स्टेज पर बैठ गए। सारे एम्प्लॉय ने खड़े होकर उनका वेलकम किया। नीचे काफी अंधेरा था, इसीलिए किसी भी एम्प्लॉय की शक्ल देख पाना थोड़ा मुश्किल था। पर ना जाने कैसे जब से वायु स्टेज पर चढ़ा था उसकी नजर बस धैर्य पर ही थी। उसने मन में कहा, तुमसे 4 दिन से नहीं मिला हूं। ऐसा लग रहा था कि 4 साल हो गए। वह अपने ख्यालों में ही था कि तभी तेजस ने उससे कहा, भाई आपको वह लड़की दिख रही है। वायु समझ गया कि तेजस किसकी बात कर रहा है और उसे घूर कर देखने लगा। तभी करण आगे आकर कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ हमारे सीईओ वायु राजवंश का पूरा परिवार यहाँ पर है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से व्यवहार करेंगे और बातों पर ध्यान देंगे। फिर वह जाकर साइड में खड़ा हो गया। तभी निर्मला देवी उठकर खड़ी हुई और हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करने लगी। फिर उन्होंने माइक लेकर कहना शुरू किया, हम आज यहाँ खड़े हैं, वहां खड़े होकर हमें खुशी और गर्व दोनों हो रहा है। हमारे पोते ने हमारी इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है और अगले महीने इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। एक छोटे से कारखाने को लेकर जो हमने चलना शुरू किया था, आज यूं इस बड़े से स्टेज में बदल गया है। आशा करते हैं आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। कहकर वह जाकर बैठ गई। तभी वायु के पिता खड़े हुए और उन्होंने कहा, इसी के साथ मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट करने वाली है जिसका नाम एंजल क्लॉथ्स है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी क्लॉथ्स के बिजनेस में काफी एक्टिव है और इस बार के होने वाले फैशन शो में हम हमारे इस एंजल क्लॉथ्स को सबके सामने लेकर आने वाले हैं। इसमें हम इस साल के कपड़ों को डिजाइन करने वाले हैं जो कि फेरी वर्ल्ड से रिलेटेड हो। आइडिया वायु का है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें इसका साथ दे। दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस गाइज, बी रेडी। इतना कहकर वह बैठ गए। अब सबकी नजर सिर्फ वायु पर थी। क्या वह कुछ बोलेगा। वायु खड़ा हुआ और उसने कहा, हम कंपनी में ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने वाले हैं जिन्हें फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हो। जरूरी नहीं कि वह किस डिपार्टमेंट से हैं, पॉइंट यह है कि आप अपने काम को लेकर कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं। यह कहकर वह बैठ गया। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद सब उठकर ताली बजाने लगे। सब लोग काफी खुश थे इस नए प्रोजेक्ट को लेकर भी और कंपनी को 100 साल पूरे होने वाले हैं इस बात को लेकर भी। धैर्य जो कि ध्यान से सब सुन रही थी, उसके बगल में बैठी लड़की ने उसे गले लगा लिया और कहा, यार यह तो मेरा सपना था, मैं इसमें पक्का भाग लूंगी। धैर्य ने उससे कहा, हमें उम्मीद है आपको चुना जाएगा। वह लड़की उससे अलग हुई और हाथ मिलाते हुए कहने लगी, हाय मेरा नाम जानवी है। धैर्य ने भी उससे हाथ मिलाकर कहा, हमारा नाम धैर्य है। थोड़ी देर बाद हॉल खाली होने लगा। सब बाहर जा रहे थे। बाहर एक लंबे से कॉरिडोर से होकर सब अपने अपने कामों में जा सकते थे। धैर्य का दुपट्टा दरवाजे से अटक जाने के कारण वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि ऊपर लगी एक पेंटिंग कृपा जी पर गिरने वाली थी। उसने अपना दुपट्टा वहीं छोड़ा और दौड़कर कृपा जी को धक्का देकर दूर गिरा दिया और वह पेंटिंग धैर्य के कंधे से टकरा गई। दर्द के कारण धैर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहां से गुजर रहे लोगों ने सिर्फ यह देखा कि धैर्य ने कृपा जी को धक्का दिया था। निशा ने धैर्य के कंधे से उसे पकड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृपा राजवंश के साथ ऐसा करने की। वहां पर उनके बॉडीगार्ड भी आ
चुके थे और मामला थोड़ा गंभीर होने लगा था। धैर्या को इतना दर्द हो रहा था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और निशा उससे उसी हाथ को कस के दबा रही थी जिसमें उसे चोट लगी थी। तभी वहां भीड़ में से कोई आगे आया और कृपा जी को उठाकर खड़ा करने लगा। फिर वह इंसान धैर्या के पास जाने लगा। निशा जो अब तक धैर्या का हाथ पकड़कर खड़ी थी वह साइड में हो चुकी थी। धैर्या ने अपनी नजरें नीचे कर रखी थी। वह इंसान धैर्या के साइड से निकलकर आगे चला गया जिससे निशा थोड़ी निराश हो गई। पर थोड़ी देर में वह वापस आया और उसके हाथ में धैर्या का दुपट्टा था। उसने वह दुपट्टा उसे अच्छे से ओढ़ाया और पीछे मुड़कर गार्ड से कहने लगा, सब चेक करो। इतना सुनकर कुछ लोग सीसीटीवी रूम में तो कुछ लोग बाहर जाकर चेक करने लगे। सब कुछ शांत हो चुका था। धैर्या अभी भी नजरें नीची करके ही खड़ी थी। तभी कृपा जी आगे आई और कहने लगी, बेटा हमें देखो। धैर्या ने अपनी भरी हुई नजरों से अपने सामने खड़ी औरत को देखा। कृपा जी ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, आपका शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली। वह काफी बड़ी पेंटिंग थी। अगर वह कृपा जी पर गिर जाती तो उन्हें एक सीरियस इंजरी हो सकती थी। धैर्या ने ना में सिर हिला दिया। तभी कृपा जी की नजर उसके हाथ पर गई जहां से खून बह रहा था। उन्होंने साइड में खड़े उस लड़के से कहा, वायु देखिए इन्हें चोट लगी है। वायु जो अब तक शांत था उसकी नजर जैसे ही धैर्या के हाथ पर गई उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। उसने गुस्से से निशा की तरफ देखा क्योंकि निशा ने ही उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वहां से और खून बहने लगा। निशा ने जब अपने ऊपर वायु की ऐसी नजर महसूस की तो वह डर से कांप उठी। उसने डरते हुए कहा, मुझे लगा इसने जानबूझकर किया है। उसने इतना ही कहा था कि वायु ने धैर्या का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट से अपने केबिन में ले जाने लगा। वहां खड़ा हर शख्स हैरानी से ही नजारा देख रहा था और सबसे ज्यादा हैरान कृपा जी और निर्मला देवी थी। वायु के वहां से धैर्या को ले जाने के बाद निशा बुत बनकर खड़ी थी और कृपा जी और निर्मला देवी घूर कर करण को देख रही थी जो उनके सामने खड़ा था। करण की तो हालत खराब हो रही थी क्योंकि वह जानता था कि अब उस पे सवालों की बरसात होने वाली है। इससे पहले कि दोनों कुछ कहती वैभव जी वहां आ गए। उन्हें भी यहाँ हुए हादसे का पता चल गया था। उन्होंने कृपा जी के पास जाकर कहा, आपको कोई चोट तो नहीं आई, दिखाइए हमें। यह कहते हुए वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगे तो कृपा जी ने कहा, नहीं, हमें एक नेक बच्ची ने बचा लिया। यह कहते हुए उन्हें ध्यान आया कि उन्हें करण से कुछ पूछना था। जैसे ही उन्होंने सर घुमाया तो करण वहां से गायब हो चुका था। कृपा जी ने निर्मला देवी की तरफ देखा तो उन्होंने हताशा में अपना सर हिला दिया। वैभव जी के आने पर जैसे ही कृपा जी और निर्मला जी ने अपना चेहरा उनकी तरफ किया था करण तुरंत वहां से गायब हो गया था। इधर वायु के केबिन में वायु ने धैर्या को धीरे से सोफे पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा। धैर्या का हाथ इतना दर्द कर रहा था कि उसे अभी भी होश नहीं था कि वह कहां पर है। जैसे ही उसने उस जगह को ध्यान से देखा उसे समझ आया कि वह अपने बॉस के केबिन में है। वह उठकर खड़ी हुई और बाहर जाते हुए कहने लगी, सर हमें माफ कीजिए पर हम चलते हैं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। वायु जो कि फर्स्ट एड किट हाथ में लेकर खड़ा था उसने घूर कर धैर्या को देखा और उसे वापस सोफे पर बैठने को कहा। वायु की इस तरह घूरने से धैर्या डर गई और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। वायु उसके पास आया और उसका दुपट्टा एक साइड हटाकर उसके घाव को देखने लगा। घाव सच में थोड़ा बड़ा हो गया था। वह धीरे धीरे एंटीसेप्टिक से उसे साफ करने लगा। धैर्या के हाथ में जलन होने लगी जिसके कारण उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और आंखें भी भींच ली। वायु ने जब उसका चेहरा इतने दर्द में देखा तो दवा लगाते हुए धीरे धीरे उस पर फूंक मारने लगा। वायु की गर्म सांसें अपने हाथ पर महसूस होती थी। धैर्या सिहर उठी। उसने अपना सर उठाकर वायु को देखा जो ध्यान से उसके हाथ पर दवा लगा रहा था। तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, क्या तुम ध्यान से नहीं रह सकती थी? कितनी चोट आ गई, शांति से बैठी रहो जब तक दवा न लगे। थोड़ी देर बाद घाव पर पट्टी करने के बाद वायु ने धैर्या को पानी दिया। धैर्या ने एक सांस में वह पूरा गिलास खाली कर दिया। तभी केबिन का गेट खुला और करण कुछ डॉक्टर के साथ अंदर आया और वायु से कहने लगा, सर डॉक्टर आ गए हैं। वायु खड़ा हुआ और घूर कर डॉक्टर को देखते हुए कहने लगा, क्या फीमेल डॉक्टर नहीं मिली? करण ने घबराते हुए बोला, सर हॉस्पिटल से यही आ पाए और मन में कहने लगा, डॉक्टर से इतना नहीं जलते सर, वह तो मैम का इलाज करने आए हैं। इधर दूसरी तरफ धैर्या ने जब डॉक्टर्स को देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे डॉक्टर से बहुत डर लगता था। उसके साथ हुए 7 साल पहले के हादसे के बाद उसे हर डॉक्टर बुरा ही लगता था। आहाना भले ही उसे कितना ही समझाती थी कि उसका यह सब वहम है पर वह अपने दिमाग से वो सब निकाल नहीं पाती थी।
डॉक्टर धीरे से धैर्य के सामने आया और कहने लगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा वरना इन्फेक्शन हो सकता है। इंजेक्शन का नाम सुनते ही धैर्य सोफे से उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, हम नहीं लगवाएंगे इंजेक्शन, उस सुई को हमसे दूर रखिए। यह कहते हुए वह पीछे जाने लगी थी। उसकी शक्ल बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। वायु ने जब उसे ऐसे देखा तो उससे कहने लगा, बच्चे जैसे बिहेव मत करो, इधर आओ। धैर्य लगातार अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। वायु उसके पास गया और खींचकर उसे अपने साथ बिठाते हुए कहने लगा, मेरी तरफ देखो। धैर्य ने अपनी भरी हुई आंखों से वायु की तरफ देखा। वायु की नीली और शांत आंखें धैर्य को शांत कर रही थी। वायु ने उससे कहा, तुम डरो मत, वह तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगा रहे। अच्छा तुम्हें बताओ क्या हुआ है, तुम उस कंपटीशन में भाग ले रही हो? धैर्य ने कहा, क्या हम ले सकते हैं, पर हमें इतने अच्छे कपड़े बनाना नहीं आता। वायु ने कहा, मुझे दिखाना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अच्छा है कि नहीं। धैर्य वायु से बात करने में इतना गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि डॉक्टर ने कब उसे इंजेक्शन लगा दिया। वायु ने डॉक्टर को और करण को अपनी आंखों से बाहर जाने का इशारा कर दिया। तभी धैर्य ने देखा कि उसके हाथ पर एक छोटा सा निशान है और उसे पता चला कि उसे इंजेक्शन लगाया गया है। वह मुंह फुलाकर वायु की तरफ देखने लगी। उसके गाल थोड़े से लाल हो गए थे, पर इस समय वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसने कहा, आप बहुत बुरे हैं, आपने हमसे झूठ बोला, हम जा रहे हैं। आप यह कहते हुए वह उठकर जाने लगी। वायु ने उसका हाथ खींचा और उसे अपनी तरफ घुमाकर उसका दुपट्टा ठीक करते हुए कहने लगा, झूठ नहीं बोलता तो तुम इंजेक्शन नहीं लगवाती। धैर्य एकटक उसे देखे जा रही थी। तभी उसे वायु की आवाज आई, ठीक है तुम जाओ, वैसे भी इस समय ऑफिस खत्म होने वाला है, करण तुम्हें बाहर तक छोड़ देगा। धैर्य मना करना चाहती थी पर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और बाहर चली गई। वायु काफी देर तक दरवाजे को देखता रहा, फिर उसके चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो गए। जो नरमी उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले थी, अब वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा एक डेविल की तरह लग रहा था जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता हो। अगर धैर्य उसे ऐसे देख लेती तो वह तो पक्का बेहोश हो जाती। इधर धैर्य को टैक्सी तक छोड़ने के बाद जब करण अंदर आया तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो सीधा चलकर निशा के पास आया जो अभी भी ऑफिस में थी। करण उसके सामने खड़े होकर कहने लगा, मिस निशा क्या आप ये बॉक्स को पकड़ेंगी? ये कहते हुए उसने बिना देरी किए वो बॉक्स उसके हाथ में रख दिया। निशा जो कब से सदमे और गुस्से में थी, अचानक अपने हाथ में आए उस भारी से बॉक्स को देखने लगी। तभी अचानक उसके हाथों में तेज दर्द हुआ। उसे अपने हाथों पर कुछ गर्म और गीला महसूस हुआ। जैसे ही उसने नजरें नीचे की, उसे उस सफेद फर्श पर लाल खून दिखाई दिया। उसने वो बॉक्स नीचे फेंक दिया और अपने हाथों को देखने लगी। उसके हाथ बुरी तरह खून से सने हुए थे। उसने आंसू भरी आंखों से करण को देखा जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। उसका ऐसा ठंडा चेहरा देखकर निशा के मुंह से आवाज ही नहीं निकली, पर वो जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्या किया और क्यों किया। तभी करण की आवाज आई, आपने मिस धैर्य को नुकसान और दर्द देने की कोशिश की, ये तुम्हारी सजा है। उस बॉक्स में ब्लेड्स लगे थे जिससे तुम्हारे हाथों का ये हाल हुआ। जैसे तुमने मिस धैर्य को इसी हाथ में दर्द दिया है, यू डिजर्व दिस। निशा बहुत गुस्से में थी। अपने दांत पीसते हुए करण से कहा, सर आपने ये सही नहीं किया। उस कल आई लड़की के लिए उसने इतना ही कहा था कि करण उसकी बात बीच में काटते हुए कहने लगा, मिस निशा बेहतर होगा तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो वरना तुम्हें इससे ज्यादा झेलना पड़ सकता है। निशा ये सब सुनकर बुरी तरह कांप उठी, पर उसके दिल में धैर्य के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। जब धैर्य घर पहुंची तो वह थोड़ी उलझी हुई थी। उसने खुद से कहा, जब से कंपनी में काम कर रहे हैं सबको सर का नाम सुनकर डरते हुए देखा है, पर हमें तो वह बिल्कुल डरावने नहीं लगते, बल्कि वो तो बहुत अच्छे हैं। हमारी इतनी बड़ी गलती पर भी उन्होंने हमें माफ कर दिया और आज हमारी चोट पर दवा भी लगाई। हमें उन्हें थैंक्स करना चाहिए था। पर कैसे? वो ये सब सोचते हुए बिना कुछ देखे घर का दरवाजा खोल अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के सामने दो लोग हाथ बांधे खड़े थे और उसे गुस्से में घूर रहे थे। रावी ने कहा, आपको मैं कब से आवाज दे रही थी, आपने क्यों नहीं सुनी? रावी गुस्से में धैर्य को देख रही थी। जब से धैर्य घर में आई थी तब से वो खोई हुई थी। रावी कब से उसे आवाज दे रही थी पर वो सुन ही नहीं रही थी, इसीलिए दोनों जाकर उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। धैर्य ने थोड़ी सुस्ती आवाज में कहा, हम थोड़ा थक गए हैं, हमें माफ कर दो। रावी अभी कुछ कहने वाली थी, तभी वीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठीक है मम्मा आप आराम कीजिए, और सामने से हट गई। धैर्य ने दोनों के सर पर हाथ रखा और अपने कमरे में चली गई। रावी ने वीरा का हाथ
हाथ झटका और कहा, तुमने मुझे मम्मी से बात क्यों नहीं करने दी? वीरा ने कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ किचन में ले गई। फिर उसके वहां जाकर फ्रिज में से दूध निकाला और गर्म करने लगी। रावी अभी भी गुस्से में वीरा को ऐसे ही देख रही थी। तभी उसने देखा कि वीरा ने एक गिलास में दूध निकालना शुरू किया और उसमें हल्दी मिलाने लगी। फिर उसके साथ ही उसने ग्रीन कलर की छोटी सी बोतल कैबिनेट से निकाली और उसे भी उस दूध में मिला दिया। रावी जो अब तो थोड़ी चिढ़ी हुई थी, जब उसने वीरा को यह करते हुए देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, दी क्या बात है, क्या है यह सब? वीरा वह दूध का गिलास धैर्या के कमरे में ले जाते हुए कहने लगी, उन्हें चोट लगी है। यह सुनते ही रावी धैर्या के कमरे में भाग कर गई और धैर्या जो अपने लिए अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, उसके पैरों को गले लगाते हुए कहने लगी, मम्मा आपको चोट लगी है, आपने बताया क्यों नहीं? धैर्या एक पल के लिए हैरान हो गई। फिर उसने नीचे झुककर रावी के चेहरे पर हाथ रखा, कहा, ज्यादा नहीं लगी है और हमें दर्द भी नहीं हो रहा है। तब तक वीरा कमरे में आ चुकी थी। वीरा के हाथ में दूध का गिलास देखकर धैर्या ने मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, हम नहीं पिएंगे। वीरा ने घूर कर अपनी मम्मी को देखा और कहा, मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। और फिर दोनों ने उसे पलंग पर बैठाया और जबरदस्ती वह दूध का गिलास उसे पीने पर मजबूर किया। धैर्या ने लाचारी से अपने सामने बैठी उन दो लड़कियों को देखा और फिर अपने सामने रखे उस दूध के गिलास को वीरा धैर्या की चोट को देखते हुए कहने लगी, देखने से खाली नहीं होगा, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। धैर्या हार मानते हुए उस दूध के छोटे छोटे सिप लेते हुए उसे खत्म करने लगी और वीरा ने उसे कंबल उड़ाया और सोने का कहकर बाहर आ गई। बाहर रावी ने वीरा से पूछा, आपको कैसे पता चला मम्मी को लगी है? वीरा ने धीरे से कहा, मैंने उनके हाथ में जो बैंडेज देख ली थी और तुम जानती हो कि उन्हें पहले से ही ब्लड की कमी है और चोट के कारण जो उनका ब्लड लॉस हुआ होगा उससे ही उन्हें वीकनेस फील हो रही है। फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगी, मैंने उन्हें दवाई दे दी है। फिर उसने गौर से रावी को देखा और कहा, क्या शिव ने बताया? रावी ने ना में सिर हिलाया और कहा, वह डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहा है। वीरा ने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, मतलब अब हमें खुद ही बात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ उसी पुरानी खंडहर बिल्डिंग में एक सफेद कलर के बड़े से कमरे में एक आदमी को टेबल पर बांध कर रखा गया था। उसके सामने दो आदमी खड़े थे जिनके हाथों में कुछ सामान था। वायु सामने की सीट पर बैठा था। उसने दो शब्द कहे, सच बोलो। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा? भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। वायु उठते हुए कहने लगा, मैं दूसरा मौका नहीं देता। फिर उन दो आदमी को कुछ इशारा करके बाहर जाने लगा। उन दोनों आदमियों ने अपने हाथ में पकड़ी बड़ी बड़ी कील उन लोगों ने उस आदमी की हथेलियों में रखकर हथौड़े से ठोकना शुरू कर दिया। उस आदमी की चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी। वायु रुका और बिना पीछे मुड़े कहने लगा, तुमने उस पेंटिंग को गिराने की कोशिश की जहां मेरी माँ खड़ी थी और तुम्हारे कारण मेरे सबसे खास इंसान को चोट लगी है। जिस पेंटिंग की कील तुमने ढीली की थी, अब वही कील तुम अपने हाथों से निकालो। यह कहते हुए वह बाहर चले गए हैं। अंदर जो दो आदमी खड़े थे उन्होंने एक एक करके अपने हाथ में रखी सारी कीलें उस आदमी के शरीर में लगा दी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वायु बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। उसके सामने अभी भी धैर्या का दर्द बना चेहरा आ रहा था, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह उस इंसान को नहीं छोड़ने वाला था जिसकी वजह से धैर्या को चोट लगी थी। थोड़ी देर बाद करण वहां आया। वायु ने कहा, बोलो। करण ने कहा, स्टार्ट किया सर, यह मनोज भाटिया के बेटों ने किया है जिसने पहले हर्ष को किडनैप किया था। वायु ने कहा, मार डालो उनको। और फिर उसने कहा, क्या तुमने वो किया? करण ने कहा, यस सर, मैंने मिस निशा को वार्निंग दे दी है। वायु ने कुछ नहीं कहा। करण वायु की कई बातें उसके बिना कहे समझ जाता था। उसे ऐसे ही वायु की परछाई नहीं कहा जाता था। वायु भी जानता था कि करण ने निशा को ऐसी ही कोई वार्निंग नहीं दी होगी। उसने जरूर वह किया होगा जो डिजर्व करती है। राजवंश हवेली। निर्मला देवी का कमरा। कमरे में निर्मला देवी और कृपा जी एक दूसरे के सामने बैठी थी। दोनों के चेहरे पर अजीब से भाव थे। कृपा जी ने कहा, माँ आपको क्या लगता है? निर्मला देवी उन्हें देखते हुए कहने लगी, अभी कुछ नहीं कह सकते, हमें थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहिए। कृपा जी ने कहा, माँ वैसे एक आइडिया है। यह कहते हुए कृपा जी की आंखों में चमक थी। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ का घर। सिद्धार्थ एक छोटे बच्चे की तरह सोफे के कोने में बैठा था और अपने सामने बैठी उन दो खतरनाक शेरनियों को देख रहा था जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। निर्मला देवी ने कहा, हम सिर्फ एक बार कहेंगे और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो याद रखिएगा, जिस दिल का इलाज आप करते हैं हम उसे बाहर निकाल देंगे।
आज भी निर्मला देवी की आवाज में इतना रौब था कि कोई भी कांप जाए, और हमारा सिद्धार्थ वैसे ही थोड़ा नाजुक था। उसने कहा, दादी सा, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने क्या किया है? आप तो मुझे ऐसे डांट रही हैं जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। कृपा जी ने कहा, सच बता दोगे तो तुम्हारा खून नहीं होगा। अब तो सिद्धार्थ की हालत खराब होती जा रही थी। उसने मन में कहा, क्या यह वायु कम था जो उसकी माँ और दादी भी मुझे यहाँ परेशान करने आ गए? भगवान तुम मुझे बचा लो। निर्मला देवी ने कहा, हमें जानना है कि वह लड़की कौन है। यह सुनते ही सिद्धार्थ के हाव भाव बदल गए। निर्मला देवी और कृपा जो ध्यान से सिद्धार्थ का चेहरा ही देख रहे थे, उन्होंने उसके चेहरे पर बदलते भावों को नोटिस कर लिया, और अब उन्हें पक्का हो गया था कि जरूर कुछ बात है। निर्मला देवी ने फिर कहा, हम दोबारा नहीं पूछेंगे। सिद्धार्थ का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे वह किसी भी पल बेहोश हो सकता हो। उसने कहा, दादी साहब, मैं सच में कुछ नहीं जानता। आपको पता तो है, वैसे भी वायु एक ऐसी किताब है जिसे कोई नहीं खोल सकता, और आप कैसे कह सकती हैं कि मुझे कुछ पता होगा? मुझे किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। यह सारी बातें वो ऐसे कह रहा था जैसे उसे सच में कुछ ना पता हो। निर्मला देवी ने अपना फोन निकाला और कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ वैसे भी मुझे कह रही थी कि तुम्हें जल्दी शादी करने की जरूरत है। अब तो मेरा पोता नहीं कर रहा तो मैं तुम्हारी करा देती हूँ। सिद्धार्थ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देख रहा था, और वह अपने दोस्त को धोखा भी तो नहीं दे सकता था। जब निर्मला देवी ने देखा कि सिद्धार्थ हार नहीं मान रहा है, तो उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने हेमंत को आवाज दी, जो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। हेमंत अंदर आया और सिद्धार्थ को पकड़कर खड़ा हो गया। निर्मला देवी ने अपने हाथ में एक इंजेक्शन लिया और सिद्धार्थ को लगाने लगी। सिद्धार्थ रोते हुए कहने लगा, दादी सा, ये इंजेक्शन नहीं है। सिद्धार्थ अच्छे से उस इंजेक्शन के बारे में जानता था। अगर किसी को वह लगा दिया जाए तो उस इंसान को 3 दिन तक इतनी बुरी खुजली होती थी, उसका पूरा शरीर लाल पड़ जाता था, और वह निशान भी बहुत मुश्किल से जाते थे। उसने हार मानकर कहा, अच्छा बताता हूँ, छोड़ो। हेमंत ने निर्मला देवी की तरफ देखा। निर्मला देवी ने अपनी गर्दन हिला दी। फिर सिद्धार्थ, निर्मला देवी और कृपा जी साथ में सोफे पर बैठे थे, और सिद्धार्थ ने उन्हें बताना शुरू किया। थोड़ी देर बाद निर्मला देवी और कृपा जी राजवंश हवेली के लिए निकल गए। उनकी कार को जाता देख सिद्धार्थ वहीं जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा, अगर वायु को पता चला कि मैंने क्या किया है, वह तो पक्का मुझे जहर का इंजेक्शन दे देगा। यह सोचते हुए वह बैठे बैठे ही सो गया। धैर्य की जब सुबह नींद खुली तो उसने देखा वीरा और रावी उसके पास ही बैठे थे। वीरा ध्यान से धैर्य की चोट को देख रही थी, और रावी उसके सर पर हाथ रखकर सो रही थी। धैर्य के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से रावी को अच्छे से लेटाया और मुड़कर देखा कि वीरा खड़े होकर उसकी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रही है। धैर्य ने कहा, अरे यार ठीक है, ज्यादा नहीं लगा। वीरा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे कपड़े लेकर नहाने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वीरा और रावी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि धैर्य किचन में कुछ बना रही है। वीरा ने अपनी आंखें छोटी करके सामने देखा और कहा, मम्मा, खाना क्यों बना रही हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि हमने पहले ही बना लिया है? रावी ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, चलकर देखते हैं। उन्होंने देखा कि धैर्य ने एक और टिफिन पैक करके रखा था। रावी ने वीरा के कान में कहा, आपको क्या लगता है, मम्मा को कुछ पता तो नहीं चल गया? वीरा ने कहा, ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। तभी उनके कानों में धैर्य की आवाज आई, नाश्ता कर लीजिए और स्कूल जाइए। तीनों ने नाश्ता किया और वीरा और रावी स्कूल चले गए। राजवंश कॉर्पोरेशन। धैर्य अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी, पर उसकी नजर अपने सामने रखे टिफिन बॉक्स पर थी, और वह अपनी उलझी हुई आंखों से बार बार उसे देख रही थी। उसने खुद से कहा, शायद हमें ये नहीं करना चाहिए, और फिर अपने सर झटक कर वापस काम करने लगी। लंच टाइम में कैंटीन में धैर्य जानवी के साथ बैठी थी। जानवी धीरे धीरे अपना खाना खा रही थी और लगातार बोले जा रही थी। धैर्य का ध्यान तो कहीं और ही था। तभी उसके कानों में जानवी की आवाज आई, यार, मैंने सुना कि कल सर ने किसी लड़की की मदद की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुझे पता है, सर को आज तक किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया। साथ देखना तो दूर की बात है, कोई लड़की अगर उनसे बात करने की कोशिश भी करे तो वो कहाँ गायब हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। धैर्य ने चौंक कर जानवी को देखा और कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जानवी ने कहा, तुम अभी आई हो ना, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। सर को नफरत है कि कोई उन्हें उनके नाम से पुकारे और उनके करीब आए। बिजनेस वर्ल्ड में हर एक बिजनेसमैन सर से डरता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी सर के सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते। लोगों का तो कहना है कि अगर कोई उनके खिलाफ जाता है तो उसे सिर्फ मौत मिलती है।
इसीलिए ऑफिस में भी सब उनसे बहुत डरते हैं। धैर्य ने कहा, पर हमें तो बिल्कुल डरावने नहीं लगते, आप सबको गलतफहमी है। यह कहते हुए उसने अपना टिफिन पैक किया और वापस अपने काम की तरफ जाने लगी। कैंटीन सेकंड फ्लोर पर थी और धैर्य का काम 8 फ्लोर पर। उसके हाथ में अभी भी वह टिफिन था। अनजाने में उसने 30 फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाजा खुलने पर जब उसने सामने देखा तो उसे पता चला कि वह अपने सर की ऑफिस आ गई और वह ध्यान से बाहर देख रही थी। वहां एक भी एम्प्लॉय नहीं था और ना ही कोई आसपास दिख रहा था, जैसे यह जगह सिर्फ सर के लिए ही हो। यह सोचते हुए वह वायु के केबिन के दरवाजे तक पहुंच गई। कुछ सोचकर वह पीछे मुड़ी और वापस जाने लगी। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। करण ने पीछे से उसे आवाज दी, मैम अंदर आ जाइए। धैर्य मुड़ी और अपना सर झुकाकर कहने लगी, वाह, हम गलती से आ गए थे, हम जाते हैं। यह कहते हुए वो जाने लगी कि तभी करण ने फिर से कहा, वैसे भी लंच टाइम है, आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए। यह कहते हुए उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। अब धैर्य को अंदर जाना ही पड़ा। उसने देखा अंदर वायु सोफे पर बैठा है और उसका एक हाथ उसके सर के पीछे है। उसका चेहरा थोड़ा थका लग रहा था। धैर्य वहां जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही वायु के कानों में धैर्य की पायल की आवाज आई, उसने अपने सर से हाथ हटाकर सामने देखा और धैर्य को देखकर उसके चेहरे की परेशानी के भाव अचानक गायब हो गए। वायु ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर अचानक से एक सुकून दिखने लगा। सिद्धार्थ, जो वायु के पास ही बैठा था, उसने मुंह बनाते हुए मन में सोचा, सच में यह आदमी आखिर क्या चीज है। अभी थोड़ी देर पहले इसका एक बेस बर्बाद हो गया। इसके राइवल्स ने बम लगाकर वह जगह उड़ा दिया, जिसके कारण वह थोड़ी देर पहले उन लोगों को जान से मार देना चाहता था और किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। और अब से ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई फरिश्ता है। तभी उसे धैर्य की आवाज सुनाई दी, हम गलती से आ गए। वायु ने उसे देखा और कहा, सच में तुम टिफिन लेकर यह गलती से आ गई। वायु की नजर धैर्य के हाथ में पकड़े टिफिन पर थी। धैर्य ने कहा, वो हम कल के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहते थे, इसीलिए हम ये ले आए। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे कर दिया। तीनों लड़के उसे ही देख रहे थे। धैर्य को जब सबकी नजर अपने ऊपर महसूस हुई तो वह अपना हाथ पीछे लेने लगी। तभी उसने देखा कि एक सुंदर से हाथ ने उससे वो टिफिन ले लिया। उसने ऊपर देखा तो वायु गंभीरता से उस बॉक्स को देख रहा था। धैर्य कुछ कहती इससे पहले ही वह उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। धैर्य वैसे ही उसी जगह खड़ी रही। तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, तुम्हें भी बैठना चाहिए। धैर्य हिचकिचाने लगी। आखिर वह अपने बॉस के साथ लंच करने कैसे बैठ सकती थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, प्लीज बैठ जाओ। धैर्य हार मानकर बैठ गई। वायु ने जैसे ही उसे खोला, खाने की खुशबू केबिन में फैल गई। सिद्धार्थ ललचाई नजरों से उस टिफिन को देख रहा था। उसने देखा उसमें मलाई कोफ्ता, रोटी और मूंग दाल का हलवा था। उसने कहा, वायु तो यह सब नहीं खाता। यह सुनते ही धैर्य का मुंह उतर गया। वह कहने लगी, हम वापस ले जाते हैं। तभी सिद्धार्थ कहने लगा, नहीं नहीं, तुम रहने दो या मैं खा लूंगा। तभी उसने देखा कि वायु उसे घूर कर देख रहा है। वायु ने कहा, करण। करण, जो कि पीछे ही खड़ा था, वह खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद उसने अपने एक क्रोकरी सेट लेकर आया। उसने सारी प्लेट टेबल पर अरेंज की। वायु ने उस टिफिन से अपनी प्लेट में खाना लिया और कहा, मैं खा लूंगा। यह कहते हुए वह खाना खाने लगा। सिद्धार्थ मुंह खोले वायु को देख रहा था। उसने मन में कहा, भाई, तेरे अंदर मेरे दोस्त की आत्मा तो रही नहीं, तू इतना कैसे बदल सकता है। मैंने कभी तुझे यह सब खाते नहीं देखा। अब तो तू ऐसे खा रहा है जैसे रोज ही खाता है। तभी उसने देखा कि धैर्य के हाथ में एक और टिफिन है। उसने कहा, धैर्य, क्या मैं आपको धैर्य बोल सकता हूँ। धैर्य ने मुस्कान के साथ कहा, जी जरूर। तो सिद्धार्थ ने कहा, आपके हाथ में दूसरा टिफिन क्या कर रहा है। धैर्य ने अपने हाथों की तरफ देखा और कहा, वाह, हमने भी लंच नहीं किया। वायु ने अपना सिर उठाया और कहा, तो लंच कर लो। उसकी आवाज में कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। ऐसा लग रहा था वह आर्डर दे रहा हो। धैर्य मना तो करना चाहती थी पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने धीरे से वह बॉक्स खोला। सिद्धार्थ उसके बॉक्स में ही झांक रहा था। उसने देखा उसमें बहुत कम मसाले वाला खाना था, जैसे बीमार लोगों का हो। सिद्धार्थ ने कहा, तुम ऐसा खाना क्यों खा रही हो। धैर्य ने मुंह बनाकर टिफिन देखा और मन में कहा, हमें भी नहीं पता ये दोनों हमें क्या ऐसा खाना क्यों दे रही हैं आजकल, जबकि इन्हें पता है हमें तीखा खाना कितना पसंद है और कसम भी दे रखी है कि हम और कुछ नहीं खा सकते। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में हमें ज्यादा मसाले वाला खाना पसंद नहीं है। यह कहते हुए वह मुंह बनाकर खाना खाने लगी। सिद्धार्थ वायु को ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, भाई, मेरे लिए थोड़ा छोड़ दे। वायु ने खाना खाते हुए वह टिफिन थोड़ा सा सिद्धार्थ की तरफ खिसका दिया। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी प्लेट में खाना लिया और खाते हुए कहने लगा,
वाओ धैर्य, तुमने तो कमाल का खाना बनाया है। मैंने सालों से ऐसा खाना नहीं खाया है। यह कहते हुए वह खाए जा रहा था। करण ने मन में कहा, काश मैं भी टेस्ट कर पाता। धैर्य ने करण की तरफ देखा और कहा, हम आपके लिए भी कल लेकर आएंगे। करण ने एक मुस्कान के साथ सर हिला दिया। धैर्य को वहां थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आखिर कौन ही एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ खाना खाने में कंफर्टेबल होगा, पर पता नहीं उसे इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। उसने मन में कहा, पता नहीं सब सर को इतना बुरा क्यों समझते हैं, हमें तो बिल्कुल बुरे नहीं लगते। यह कहते हुए वह अपना खाना खाते हुए ध्यान से वायु को देख रही थी। जैसे ही वायु ने अपनी नजरें उठाकर धैर्य को देखा, उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली और अपना खाना खाने लगी। दोस्तों, क्या होने वाला है स्टोरी में आगे, तब तक जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।